गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग रिमेनिंग एमसीक्यू जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन की चर्चा करेंगे। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो उससे प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देख लें। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप मिस बिल्कुल ना करें। यहाँ पर प्रश्नों के साथ साथ एक्सप्लेनेशन को डिटेल में समझाया जा रहा है। अगर आपके पास समय अभाव है, जिस कारण से अगर आप स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा की बुक को कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में ये एमसीक्यू आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में भी मदद करेगा। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न से। प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें सत्य कथन को बताना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जिसमें से 1 एवं 2 दोनों सत्य है। पहला है कि सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में असहयोग के कार्यक्रम पर विचार करने हेतु कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था। दूसरा है, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। तीसरा है कि इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया। ये ऑप्शन गलत है। अब इसकी चर्चा करते हैं कि ये ऑप्शन गलत क्यों है। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, ना कि मोतीलाल नेहरू ने। इसी अधिवेशन में पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। साथ ही बताया गया है कि गांधी जी के असहयोग के प्रस्ताव का एनी बेसेंट ने विरोध किया था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। दूसरा है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसलिए महत्व है कि यहाँ पर वैधानिक साधनों के अंतर्गत स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य को त्याग कर सरकार के सक्रिय विरोध करने की बात को स्वीकार किया गया। तो इनमें से कौन सी कथन सत्य है? तो यहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों को सत्य माना गया है। दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग से संबंधित लाला लाजपत राय एवं चित्तरंजन दास ने अपना विरोध वापस ले लिया था। तो इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से असत्य तथ्य का चयन करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गठन असहयोग आंदोलन के समय नहीं किया गया था। ये ऑप्शन गलत है, जबकि उत्तर होना चाहिए था असहयोग आंदोलन के समय इसका गठन किया गया था। अन्य ऑप्शन भी सही है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसरे हिंद पुरस्कार को लौटा दिया। ये मूल रूप से सही है। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ये भी सही है। डी भी सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बने थे। ये भी सही है। अब चर्चा करते हैं सी गलत क्यों है। तो देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि की स्थापना की गई थी। साथ ही बताया गया है कि गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के खर्च की पूर्ति हेतु 1920 ईस्वी में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जिसमें 1 करोड़ रुपये से अधिक रुपये जमा किए गए थे। अगला है, असहयोग आंदोलन के 2 तत्कालिक कारण क्या थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, खिलाफत मुद्दा और पंजाब की गलतियाँ। असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए जिम्मेदार 2 तत्कालिक कारण खिलाफत और पंजाब की गलतियां थीं। जहां खिलाफत का मुद्दा इस्लाम के पवित्र स्थानों के संबंध में तुर्की सुल्तान की स्थिति से संबंधित था, वहीं पंजाब का मुद्दा जालियांवाला नरसंहार के अपराधियों को देशमुक्त करने से संबंधित था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसके अगली कड़ी के रूप में सरकार के साथ असहयोग शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 2, 3 और 4, जिसमें से रोलेक्ट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन है। एक्सप्लेनेशन में है कि महात्मा गांधी ने रोलेक्ट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन की अगली कड़ी के रूप में सरकार के साथ असहयोग शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की। इसे दिसंबर 1920 में नागपुर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त में से यहाँ पे सही कथन को बताना है। तो इसमें से 1 और 3 को सही माना गया है। 1 में है, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी गई। साथ ही साथ इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्त करना था। एनी बेसेंट उस अधिवेशन की अध्यक्ष थी। ये ऑप्शन गलत है। चर्चा करते हैं,
कि सितंबर 1920 में कांग्रेस ने कलकत्ता में एक विशेष सत्र आयोजित किया। इसकी बैठक असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए हुई। दूसरा कथन, यह कथन गलत है। उस अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, है ना, इसे याद रखना है। एनी बेसेंट नहीं होगा, उत्तर होगा लाला लाजपत राय। तीसरा कथन सही है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे हमें नागपुर अधिवेशन के संदर्भ में बताना है कि कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर 1 और 2 को सही माना गया है, जिसमें पहला है असहयोग के कार्यक्रम का समर्थन किया गया और भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया। तीसरा गलत है, क्रांतिकारी आतंकवादी एनसीएम ने कांग्रेसी कार्यक्रम के विरोधी थे। ये ऑप्शन गलत है। अब इसकी चर्चा करते हैं कि दिसंबर 1920 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के कार्यक्रम का समर्थन किया गया। कांग्रेस के पंथ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। अब संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वशासन की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाने के बजाय कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और वैध तरीके के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति का निर्णय लिया। इस प्रकार खुद को एक संविधानेतर जनसमूह के प्रति प्रतिबद्ध कर लिया। साथ ही बताया गया है कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन किए गए। अब से कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए 15 सदस्यों की एक कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की स्थापना की गई। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियां गठित की गई। वार्ड समितियों का गठन किया गया और प्रवेश शुल्क घटाकर 4 आने कर दिया गया। साथ ही बताया गया है कि गांधी जी ने घोषणा की कि यदि असहयोग कार्यक्रम पूरी तरह से लागू किया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लिया जाएगा। क्रांतिकारी आतंकवादियों के कई समूहों, विशेषकर बंगाल के समूहों ने भी कांग्रेस के कार्यक्रम का समर्थन देने का वादा किया। ऑप्शन में था समर्थन नहीं किया, वो गलत है, समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। एक्सप्लेनेशन को देखें तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास, जिसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू सचिव थे, नरसिंह NAC केलकर एवं विट्ठल भाई पटेल ने की थी। तो इन सभी नामों को याद रखना है। इसकी प्रमुख योजना था विधान परिषद के कार्य में आंतरिक रूप से रुकावट डालना। नवंबर 1923 के चुनावों में स्वराजियों ने केंद्रीय विधानसभा की 101 निर्वाचन सीटों में से 42 पर जीत हासिल की। इसने 1919 के अधिनियम की जांच हेतु मुंडीमेन समिति की नियुक्ति करवाया। इसे भी याद रखना है, मुंडीमेन समिति। साथ ही स्वराजियों ने उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया। इसके अलावा स्वराज पार्टी ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की खामियों को उजागर किया। स्वराजियों की प्रमुख उपलब्धि 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है, परिवर्तन विरोधी विचारधारा के समर्थकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल था या थे? तो इसका उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात 2 विचारधाराओं ने जन्म लिया। पहला था स्वराजी परिवर्तन समर्थक। ये लोग विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहे थे। इसके समर्थकों में CR दास, मोतीलाल नेहरू एवं अजमल खान थे। जबकि परिवर्तन विरोधी विचारधारा के समर्थकों में वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी तथा MA अंसारी थे। तो यहाँ पर 2 समर्थक का नाम याद रखना है, स्वराजी परिवर्तन समर्थक और परिवर्तन विरोधी विचारधारा समर्थक। अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें। यहाँ पर सूची 1 में प्रमुख घटना को बताया गया है और सूची 2 में समय को दर्शाया गया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन A है। A में है स्वराज दल की स्थापना कब किया गया था? तो इसका उत्तर है 1923 ईस्वी। वरसाड आंदोलन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1923-24 ईस्वी। वाईकोम सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये उत्तर है 1924-25। और साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1928 ईस्वी। अगला प्रश्न है, परिवर्तन विरोधी समर्थकों द्वारा किए गए कार्यों पर विचार करें। तो इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर हमें सत्य कथन बताना है। तो 1 और 3 को सत्य माना गया है। एक मिथ है खादी आश्रमों की स्थापना और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास। विधान परिषद चुनावों में भागीदार, ये ऑप्शन गलत है। और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, ये भी ऑप्शन गलत है।
परिवर्तन विरोधी समर्थकों का इसके विपरीत विचारधारा था। एक्सप्लेनेशन को देखें तो परिवर्तन विरोधी समर्थकों द्वारा निम्न प्रमुख रचनात्मक कार्यों को किया गया। पहला है राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शराब एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, बाढ़ पीड़ितों की सहायता देने जैसे कार्यक्रम चलाना, हिंदू मुस्लिम एकता के सराहनीय प्रयास, देश भर में सैकड़ों खादी आश्रमों की स्थापना। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में समाजवादी एवं साम्यवादी विचारधाराओं के उदय से भारतीय कांग्रेस का कौन से सदस्य समूह समाजवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित हुआ था? तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए को सही माना गया है। ऑप्शन ए में है कि भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर होगा 1920। अगला है केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, तो इसका उत्तर है 1929। सैंडर्स हत्याकांड ये कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1928। और आत्मसम्मान आंदोलन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1925। एक्सप्लेनेशन को देखें तो भारतीय साम्यवादी पार्टी 1920 में एमएन राय, अंबानी मुखर्जी तथा ताशकंद में रहने वाले कुछ अन्य उत्प्रवासी भारतीयों ने कमिंटर्न के द्वितीय अधिवेशन के पश्चात भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना की। कमिंटर्न का संबंध कहाँ से है? तो ये रूस का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन से है। अगला है कि केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोट ये हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा के कक्ष में खाली बेंचों में बम फेंका। बम फेंकने का उद्देश्य अपनी गिरफ्तारी देकर अदालत को अपनी विचारधारा के प्रचार का माध्यम बनाना था। साथ ही सैंडर्स हत्याकांड का संबंध है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मौत के लिए सैंडर्स को दोषी मानते हुए 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या कर दी। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें से ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को सही माना गया है। ऑप्शन 1 में है कि नवंबर 1923 ईस्वी में संपन्न हुए चुनावों में स्वराजियों को उल्लेखनीय सफलता मिली। केंद्रीय विधानमंडल में 101 निर्वाचित सीटों में उन्हें 42 पर सफलता प्राप्त हुई। इस सफलता के फलस्वरूप स्वराज पार्टी केंद्रीय विधान परिषद में विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित करवाने में सफल हुई, है ना। तीसरा ऑप्शन गलत है कि उत्तर प्रदेश एवं बम्बई में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ तथा मध्य प्रांत बंगाल में प्रधानता प्राप्त हुई। ये ऑप्शन गलत है। अब इसकी क्या करते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि 1923 के चुनावों में स्वराज दल को मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, है ना। कहाँ उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? तो मध्य प्रांत में। जबकि बंगाल, उत्तर प्रदेश, बम्बई में प्रधानता प्राप्त हुई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने जिन्ना के नेतृत्व में अनेक समर्थकों, उदारवादी व कुछ व्यक्तिगत विधायकों जैसे मदन मोहन मालवीय इत्यादि के साथ मिलकर साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। अगला फैक्ट है कि 1925 ईस्वी में CR दास की मृत्यु हो गई, जिससे स्वराज पार्टी को बड़ा आघात लगा। बाद में लाला लाजपत राय एवं मदन मोहन मालवीय ने भी स्वराज पार्टी छोड़ दी। स्वराज पार्टी ने 1926 से विधानमंडल में भाग न लेने का फैसला किया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक स्वराजियों की उपलब्धियों में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, व्यवधानवादी राजनीति की पूर्ण सफलता। ये ऑप्शन को शामिल नहीं किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो व्यवधानवादी राजनीति की भी अपनी सीमाएं होती हैं। वे अपने सहयोगी घटकों का हमेशा हर अवसर पर साथ नहीं प्राप्त कर सके। वे पार्टी में प्रवेश कर रहे सांप्रदायिक तत्वों को रोकने में असफल रहे। इस तरह के घटनाक्रम जो है स्वराजवादियों की प्रमुख कमजोरियां थी। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी के मुख्य उद्देश्यों में इसमें से कौन एक शामिल नहीं था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देना। ये शामिल नहीं था, है ना। बाकी बात शीघ्र डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना ये शामिल था। पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता ये भी शामिल था। सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना ये भी शामिल था। अब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। स्वराज पार्टी के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे। पहला है क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देना। स्वराज पार्टी के मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं था, है ना, याद रखना है। स्वराजवादियों की मुख्य रणनीति विधानमंडलों के चुनाव लड़ने व विधानमंडलों में पहुंचकर सरकार की आलोचना करना था। अगला प्रश्न है मैं चाहता हूं आप परिषदों में प्रवेश करें, बहुमत हासिल करें और राष्ट्रीय मांगों को सामने रखें। यदि इसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं अच्छे या बुरे
और उदासीन हर तरह से सरकार का विरोध करना चाहता हूँ और परिषद के काम को असंभव बना देना चाहता हूँ। निम्नलिखित में से किसने ये शब्द कहे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सी आर दास। ये कथन था सी आर दास का। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने क्रमशः कांग्रेस के अध्यक्ष और सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी या स्वराजवादी पार्टी के गठन की घोषणा की, जिसमें सी आर दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय घातक रूप से घायल हुए थे। इसका उत्तर है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 के एक्ट के अंतर्गत सुधारों की समीक्षा हेतु किया गया था। इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण भारत के सभी दलों ने इसका विरोध किया। 3 फरवरी 1928 को कमीशन बंबई पहुंचा तो इसका विरोध करने के लिए प्रदर्शन किए गए। कमीशन का विरोध लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। पुलिस द्वारा उनके ऊपर लाठी से प्रहार किया गया, जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। 1930 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन द्वारा की गई प्रमुख संस्तुतियों पर विचार करें। यहाँ पे हमें कौन सी कथन असत्य है इसे बताना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, ये ऑप्शन गलत है। साथ ही प्रांतों में अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना, ये भी ऑप्शन गलत है। केंद्रीय विधानमंडल का पूर्ण गठन, ये सही है, मूल रूप से सही है। अब इसकी चर्चा करते हैं। साइमन कमीशन ने जो संस्तुतियाँ प्रस्तुत की उन्हें 1930 में प्रकाशित किया गया। उनमें सुझाव दिया गया कि प्रांतीय क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, जिसमें संघीय भावना हो तथा सदस्य प्रांतीय विधानमंडल द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएं। केंद्रीय उत्तरदायी सरकार का गठन ना किया जाए, क्योंकि इसके लिए अभी उचित समय नहीं आया है। तो इस प्रकार से इसका महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन था। इसे पॉज करके एक बार आप अवश्य देख लें। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध भारतीय जनाक्रोश का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य न बनाया जाना। इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन तथा अन्य 7 सदस्य श्वेत थे। भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन है। इसे भी आप पॉज करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पार्टी द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने का निर्णय लिया गया? तो इसका उत्तर है जस्टिस पार्टी। किसान मजदूर पार्टी, लिबरेशन फेडरेशन, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर साइमन कमीशन के बहिष्कार की नीति अपनाया, जबकि पंजाब के यूनियनिस्ट पार्टी तथा मद्रास में जस्टिस पार्टी एवं मुस्लिम लीग की सफी गुट ने कमीशन का बहिष्कार न करने का निर्णय लिया। तो यहाँ पे इन नामों को आप अवश्य ध्यान दें। अगला है, साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। इस आयोग में 5 सदस्य ब्रिटिश और 2 सदस्य भारतीय थे, जो कि गलत है। 7 सदस्य ब्रिटिशर्स थे। बाकी बात, भारत शासन अधिनियम 1919 में यह व्यवस्था की गई कि 10 वर्ष के उपरांत एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा करेगी। ये ऑप्शन मूल रूप में सही है। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग की स्थापना की घोषणा की। ये भी मूल रूप में सही है। यह आयोग 1928 ईस्वी को पहली बार भारत पहुंचा। ये भी मूल रूप में सही है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें सत्य कथन को बताना है। इसमें से केवल एक को सत्य माना गया है कि कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में, जिसकी अध्यक्षता श्री एमएन अंसारी ने किया, साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, है ना। ये ऑप्शन क्या है? सत्य है। ऑप्शन 2 गलत है। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय इलाहाबाद में जीबी पंत तथा जवाहरलाल नेहरू को बुरी तरह लाठियों से पीटा गया। ये ऑप्शन गलत है। एक्सप्लेनेशन में चर्चा करते हैं गलत क्यों है। तो साइमन कमीशन के विरुद्ध लखनऊ में प्रदर्शन करते समय जवाहरलाल नेहरू एवं जीबी पंत को लाठियों से बुरी तरह पीटा गया, ना कि इलाहाबाद होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? लखनऊ होना चाहिए था। साथ ही लाहौर में प्रदर्शन करते समय लाला लाजपत राय पुलिस की लाठी से घायल हो जाने के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। दक्षिण में जस्टिस पार्टी एवं पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने आयोग का समर्थन किया था।
अगला है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध लाहौर में प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से घायल हो जाने के कारण लाला लाजपत राय को किस तारीख को मृत्यु हो गई थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 17 नवंबर 1928 ईस्वी। एक्सप्लेनेशन में है, लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए 30 अक्टूबर 1928 को घायल हो गए थे, लेकिन 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाठीचार्ज का नेतृत्व करने वाले पुलिस अधिकारी सैंडर्स को दिसंबर 1928 को गोलियों से भून दिया। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए सही होगा। M.A. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में आयोग का बहिष्कार किया गया। दूसरा ऑप्शन गलत है। जवाहरलाल नेहरू ने अधिवेशन में स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया। ये ऑप्शन गलत है। कथन 2 गलत है। नेहरू अधिवेशन में एक त्वरित प्रस्ताव पारित कराने में सफल रहे, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। जबकि ऑप्शन में क्या है, स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। ये नहीं होगा, ये होना चाहिए था पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। अगला है कि पंजाब नौजवान भारत सभा, वर्कर्स और पीजेंट्स पार्टी जैसे संगठन निम्नलिखित में से किस आंदोलन के खिलाफ उभरे थे? तो इसका उत्तर होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया और बड़े पैमाने पर रैलियां आयोजित की गई। जहां भी आयोग गया वहां काले झंडे, प्रदर्शन, हड़तालें और साइमन गो बैक के नारे लगे। युवाओं के बीच इस उपहार ने समाजवाद के नए कट्टरपंथी विचारों के अंकुरण और प्रसार के लिए उपजाऊ जमीन भी प्रदान की, जो पंजाब में नौजवान भारत सभा, श्रमिक और किसान पार्टियां और हिंदुस्तान सेवा दल कर्नाटक जैसे समूहों के उद्भव के रूप में परिलक्षित हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें साइमन कमीशन की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जिसमें से 2, 3 और 4 को सही माना गया है। दूसरे में है कि अनुशंसित पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों को बरकरार रखा जाए। इसने सिफारिशों की बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाना चाहिए। इसने भारतीय सेना का भारतीयकरण करने की भी सिफारिश की। पहला गलत है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। ये ऑप्शन गलत है। इसने द्वैध शासन को समाप्त करने और प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव रखा था, है ना, इसे याद रखना है, जिन्हें स्वायत्तता दी जानी चाहिए। इसने यह भी सिफारिश की कि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों को बरकरार रखा जाए। इसने संघवाद के विचार को स्वीकार किया, लेकिन निकट भविष्य में नहीं। इसने सुझाव दिया कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान को स्थानीय विधायिका मिलनी चाहिए। इसने सिफारिश की कि सिंह की बम्बई से और बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाना चाहिए। इसने यह भी सुझाव दिया गया कि ब्रिटिश सेना के बजाय भारतीय सेना का भारतीयकरण किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इस चैप्टर का समाप्ति होता है। अगले चैप्टर में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। अगर वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।